नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। हम कभी ना कभी कोई ना कोई गुड। प्रेम कहानी सुनते हैं और उसे सुन करके अपने दिनों को, कॉलेज के दिनों को या जो भी कहानी हमने सुनी होती है उसको लेकर के चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में एक ऐसी ही प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है आईएएस शैलबाला मार्टिन और ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक की प्रेम कहानी। आज हम इस कहानी के पीछे का सच जानेंगे, वो बातें जानेंगे जो आमतौर पर एक आम आदमी जानना चाहता है और जो इसको लेकर के चर्चा कर रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर राकेश पाठक जी और शैलबाला मार्टिन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद गिरिराज जी। जी जी। सबसे पहले हम शैलबाला मार्टिन जी आपसे बात करेंगे, क्योंकि राकेश पाठक जी हमारे कार्यक्रम में बार बार आते रहे हैं, पहले सवाल करते, लेकिन पहला सवाल इस बार आपसे। सबसे पहले हमने बिल्कुल कि टीवी डिबेट से जो है शुरुआत हुई, आपने देखा। हम सच जानना चाहते हैं क्योंकि कई बार अखबारों में पता नहीं होता क्या छपा है क्या नहीं छपा है। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें सबसे पहले आप बताएं कि किस तरीके से शुरुआत हुई। टीवी डिबेट वाली बात सही है, क्या सही है, आप बताएं। जी। गिरिराज जी, मैं अक्सर शाम को जब ऑफिस से आती हूँ तो टीवी पे डिबेट्स सुना करती हूँ, अलग अलग चैनल्स पे। और क्योंकि अकेली रहती थी तो यही मेरी एक टाइम पास हॉबी कह लीजिए। और थोड़ा सा लिखने पढ़ने और राजनीति में मेरा भी रुचि है। तो वो टीवी डिबेट्स में मैं डॉक्टर पाठक को अक्सर सुना करती थी, क्योंकि लगभग शाम को हफ्ते में 2 या 3 दिन पाठक साहब किसी न किसी टीवी डिबेट में लाइव हुआ करते थे। तो वहां से मैं उनको बोलते हुए सुनकर उनकी वक्तृत्व कला और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई। जिस बेबाकी के साथ वो अपनी बात रखते थे, कड़वी से कड़वी बात, बहुत सहज सरल शब्दों में, बिना किसी को ठेस पहुंचाए जिस तरीके से उन्होंने बोला, तो मैं सबसे पहले तो उनसे वहां प्रभावित हुई। उसके बाद आपको याद होगा उन्हीं दिनों में कोरोना की पहली लहर आई हुई थी जी। और लॉकडाउन चल रहा था। हजारों लाखों मजदूर और बेरोजगार जो थे, पढ़ने वाले बच्चे, इनका अपने घरों की ओर लौटना हुआ था, जो कि पैदल ही लंबे लंबे काफिलों में अपने घर लौटते थे। तो इंदौर की मैं क्योंकि हूँ, और इंदौर में बाईपास पे बहुत ऐसे लोगों ने स्टॉल्स लगाए थे जो उन मजदूरों की मदद करते थे। डॉक्टर पाठक ने भी उन दिनों ग्वालियर में किसी हाईवे पर ही, मेरा अंदाज है वो कोई हाईवे ही है, जहां पर डॉक्टर पाठक भी ऐसे लोगों की मदद करने में जुटे हुए थे। तो मेरे मन में ये आया कि ये व्यक्ति जितना सहज सरल, जितना बुद्धिमान है, उतना ही मानवीय संवेदनाओं से भी भरा हुआ व्यक्तित्व है। क्योंकि वो समय ऐसा था जब मैं और आप, हम खुद भी बिल्कुल निकलने में कहीं डर रहे थे। डर ये लगता था कि कोई हमारे बंगले के गेट में ना आ जाए जो इन्फेक्टेड हो और फिर हम भी उसकी चपेट में आए। ऐसे समय में डॉक्टर पाठक को मास्क लगाए हुए सड़कों पर लोगों की मदद करते, भोजन खिलाते, चप्पलें बांटते और छोटी छोटी चीजों से मदद करते हुए देखा। तो मैं वहां से इनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। बिल्कुल। राकेश जी, जैसा कि मैम ने कहा, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से बात रखते हैं हमारे कार्यक्रम में, मध्य प्रदेश के युवा जिस संख्या में आपको सुनते हैं, वो बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी टीवी मीडिया में भी उतने लोग सुनते होंगे। जब मैडम ने टीवी डिबेट में आपको सुना, आपको कब पता चला, कब बातचीत की शुरुआत हुई? गिरिराज, पहली बात तो ये कि शैलबाला जी ने बहुत विस्तार से मेरे बारे में बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत ऐसा महत्वपूर्ण काम किया था, उस चाहे कोरोना काल हो या टीवी डिबेट हो। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। एक पत्रकार होने के नाते डिबेट में मैं जो कुछ बोलता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ विचारों की स्पष्टता के साथ अपनी बात कही जाए, तर्क के साथ अपनी बात कही जाए। बिल्कुल। और आमतौर पर मैं वैसे भी अपने निजी व्यवहार में भी मुझे कोई बहुत ऐसा गुस्से वाला आदमी नहीं हूं। जैसे टीवी डिबेट में हमने देखा है कि आजकल लोग चीखते चिल्लाते हैं, वो सब मैं नहीं करता। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नहीं मालूम कौन सी डिबेट शैलबाला जी ने मेरी सुनी थी, जी। कब इनको ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पर हम लोग फेसबुक पर जुड़े। तो जब फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट में आ गए एक दूसरे की,
तो मैंने भी शैल जी का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। वे जितना मेरे बारे में कह रही हैं उससे ज्यादा मैंने उनकी लेखन कला को देखा, क्योंकि कोरोना काल से पहले वे कई कई जगह चुनाव ड्यूटी में इलेक्शन ऑब्जर्वर बन के भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से जाती रही हैं अलग अलग राज्यों में। तो मैंने ये देखा कि उनका अपने आसपास की दुनिया को देखने का जो नजरिया है, लोगों के दुख दर्द को जो देखकर और उसमें जो मदद करने का जो जज्बा है, वो उनके भीतर भी वैसा ही है जैसा मुझ में था थोड़ा बहुत जी। तो मैं उससे प्रभावित हुआ। सामान्य तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ओपन इस तरह से लिखना कम पसंद करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शैलबाला जी बड़ी बेबाकी से लोगों के दुख दर्द को भी लिखती थी। कोरोना काल में भी मैंने देखा उन्होंने ट्विटर पे लोगों की मदद के लिए अपील की, कहीं इंजेक्शन नहीं मिल रहा किसी को रेमडेसिविर का, तो उसके लिए उन्होंने पहल की। तो ऐसा लगा कि हम लोग एक ही वैचारिक धरातल के लोग हैं, जो मानवीय संवेदना उनके भीतर है लगभग वैसा ही थोड़ा बहुत अंश मुझ में है। तो बातचीत होती रही, धीरे धीरे जब सोशल मीडिया के बाद हम लोग टेलीफोन नंबर एक दूसरे के ले लिए मैसेंजर के जरिए। तो कई मैं जब भोपाल आता था, बीच बीच में जब लॉकडाउन खत्म हुआ जी। तो भोपाल आना जाना मेरा लगा रहा। तो एक आध बार वल्लभ भवन में किसी शासकीय मीटिंग से निकलते करते, हम लोग भी पत्रकार होने के नाते जाते ही रहते हैं सचिवालय में या विधानसभा में, तो ऐसे उनसे मुलाकातें हुई और धीरे धीरे विचार एक दूसरे से हम लोग साझा करते रहे, विमर्श टेलीफोन पर होता रहा। कभी कोई घटना हुई, कोई बात हुई, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक जीवन की हो, खासतौर से जैसे स्त्रियों की जो दशा है समाज में, उसको लेकर शैलबाला जी बहुत चिंतित रहती हैं और महिलाओं को पूरे अधिकार मिले, उनकी गरिमा की रक्षा हो। हमारे समाज में जो भेदभाव है स्त्रियों के प्रति, उसको लेकर उनके विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तब हम धीरे धीरे और पास आते गए। जी गिरिराज। शैलबाला जी, जैसा कि राकेश जी ने कहा कि वैचारिक समानता कहीं ना कहीं मिली, क्या जब शुरुआत हुई लगा कभी कि हम जो है एक हो जाएंगे, एक बंधन में बंध जाएंगे? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चीज होती है, लेकिन ये एक बड़ा कदम होता है कि साथ होना। तो क्या आपको उस समय लगा था? इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए गिरिराज जी, शुरुआती तौर पे तो जब हम दोनों मिले तो ये विशुद्ध रूप से हमारा बौद्धिक सम्मेलन था कि हम अपने आप को एक धरातल पर पा रहे थे। लेकिन जब हमारा बार बार मिलना हुआ, और विशेषकर अक्सर हम लोग शुरुआती दौर में तो व्हाट्सएप पर ही चैटिंग किया करते थे, वो भी सामयिक मुद्दों के ऊपर, तो वहां हमको लगा कि हम जब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो फिजिक्स में जैसा होता है ना कि फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं और रेजोनेंस होता है जी। तो वही फिनोमेना हमारे साथ हुआ कि हमारी रुचियां, व्यवहार, आदतें, ये सब मैच हुई, रेजोनेंस हुआ, और हमारे दिल के तार कब झनकृत हुए ये हमको पता ही नहीं पड़ा। जी गिरिराज, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा जी कि शैल जी ने जो फिजिक्स की बात कही, मैं उसे केमिस्ट्री की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ कि ये केमिस्ट्री में जैसे दो अलग अलग रसायन मिलाए जाते हैं तो एक केमिकल लोचा होता है, अगर बम्बईया फिल्मों की भाषा में कहा जाए, तो हम लोगों को फिजिक्स भी मिला और केमिस्ट्री भी मिली। और ये जो केमिकल लोचा हम लोगों के दिलो दिमाग में हुआ, हमें पता ही नहीं चला कि कब हो गया वो, कब दो रसायन आपस में मिलकर एक हो गए और दोनों रंग, रूप, आकार, अपने गुणों में, अपनी जो अंदर की जो धातु है उसकी, वो सब हम लोगों के, हमारा जब लोहा एक साथ एक जैसा मिला, तब फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आगे का जीवन एक साथ जिया जा सकता है। बिल्कुल। राकेश जी, आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप एक होने जा रहे हैं, आप चंबल क्षेत्र से हैं और निश्चित तौर पर जो है आपने समाज को कहीं ना कहीं एक नई जो है सीख दी है कि किसी भी उम्र में जो है प्यार हो सकता है, जुड़ सकते हैं, आगे जीवन की शुरुआत हो सकती है। जरा आप हर पहलू पर अपने अनुभव से बताएं, आपका अनुभव बहुत है, आप चंबल की विचारधारा से परिचित हैं। क्या लोग सोचते हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा रहती है, तो क्या इसको लेकर के आप कहेंगे? देखिए, ये तय है कि हम लोगों का जो, हमने अपने रिश्ते का जिस तरह ऐलान किया सार्वजनिक जीवन में, वो थोड़ा सा लोगों को लगा कि साहसिक कदम है। आपने जिस चंबल की बात कही तो स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि चंबल के लोग अपने कॉल के, अपने वचन के, अपने वादे के पक्के होते हैं। जो कहा सो किया, जीवन ऐसा ही जिया। तो हमने जब वादा कर दिया एक दूसरे से कि आप जिंदगी में एक साथ रहना है, तो समाज की तमाम वर्जनाएं, तमाम बेड़ियों को तोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर थी। हम जानते हैं कि हमारा समाज कई तरीके के पूर्वाग्रहों में रहता है। जैसे एक तो पूर्वाग्रह ये है कि
एक विधुर, आप जानते हैं, मेरी धर्मपत्नी प्रतिमा जी का निधन 2015 में हो चुका, उनको ब्लड कैंसर था। तो एक भारतीय समाज में पुनर्विवाह, इसको लेकर एक टैबू है कि एक अजीब तरह की गांठ है कि नहीं, पति या पत्नी या विधुर हो या विधवा हो तो उनका दूसरा विवाह करना बहुत सहज नहीं लिया जाता। जी। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि मनुष्य का जीवन, उसका निजी जीवन उसके अपने अधिकार का है। बिल्कुल, ये उसकी निजता का अधिकार है कि अगर समाज में वो कोई अनैतिक कार्य नहीं कर रहा, बिल्कुल, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा जिसमें अराजकता फैले, जिससे सामाजिक संबंधों की कोई अवहेलना हो, तो ऐसा हर विवाह समाज को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा पक्ष शैलवाला जी के साथ में भी था कि वे अब तक अविवाहित थी, उन्होंने 56 साल की उम्र तक विवाह नहीं किया था। और आप जानते हैं कि वे आईएएस हैं, इतने बड़े पदों पर रही हैं, उन्हें अपने पूरे सामाजिक जीवन में उनके परिवार के लोग, उनके भाई भतीजियां भतीजे सब कहते रहे कि आप अपने जीवन के बारे में सोचें, लेकिन जब तक उन्हें अपने मन का मीत नहीं मिला उन्होंने ये निर्णय नहीं किया। लेकिन जब मैं उनसे मिला, हम दोनों एक दूसरे से मिले और उन्हें लगा कि ये मैं सही व्यक्ति को पा चुकी हूं और ये व्यक्ति भी मेरी भावनाओं का सम्मान करेगा, मुझे समझेगा, तब उन्होंने भी इस पूर्वाग्रह को, समाज के इस पूर्वाग्रह की चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे इस उम्र में शादी कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम और शादी की कोई उम्र नहीं होती, किसी कानून में नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति 50-60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में विवाह नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हम दोनों ने इस निर्णय के जरिए कोशिश ये की है कि समाज को भी ये संदेश जाना चाहिए कि जब आप किसी से प्रेम करें, जब आपको ऐसा लगे कि आप दोनों साथ रह सकते हैं, तो अब तो हमारा कानून लिव इन रिलेशन तक की अनुमति देता है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो हम लोग तो विधिवत शादी कर रहे हैं, हम रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं, फिर जरूरत होगी तो हम विधि विधान से भी करेंगे। बिल्कुल। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ गिरिराज, हो सकता है आपके ध्यान में ना आ रही हो जी। शैलवाला जी ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं जी, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, जन्म से हिंदू हूँ, लेकिन मैं इंसानियत के धर्म को मानता हूँ, मानव धर्म को मानता हूँ। बिल्कुल। संयोग ऐसा है कि जब हम शैलवाला जी और हम तमाम सामाजिक विषयों पर बात करते थे, हर तरह की बात होती थी, राजनीति की, समाज की, शिक्षा की, धर्म की, तो इन सब बातों को करते करते मुझे ये समझ में आया कि जिस मानव धर्म का पालन करने वाला मैं हूं, जैसे मैं इंसानियत का सिपाही हूं, ऐसे ही शैलवाला भी इंसानियत की सिपाही हैं। वे भले ईसाई हैं लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, सर्वधर्म समभाव का उनके भीतर भाव है। तो हमारे बीच धर्म भी कहीं बाधा नहीं बना। बिल्कुल। और इसके जरिए भी हमारा यह संदेश है कि जाति और धर्म, प्रेम विवाह, आपसी रिश्ते, मित्रता, इसमें कहीं बाधा नहीं बनना चाहिए। आप सब अपने अपने धर्मों का पालन करें ना, हम दोनों कभी एक दूसरे के धर्म के पालन में, उसकी पालना में बाधा नहीं बनेंगे, कोई सवाल ही नहीं होता। हम दोनों ऐसे लोग हैं, हम तो दूसरे धर्मों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाता हूँ। शैलवाला जी भी कहीं भी जाने को तैयार है, किसी की भी खुशी के लिए, किसी भी धर्म के अपने मित्र परिचित के लिए, शुभचिंतक के लिए, बिल्कुल, किसी भी परंपरा का सम्मान करने को वे तैयार है। तो हमारे इस विवाह में धर्म भी कहीं आड़े नहीं आया, उसकी कोई बेड़ी हमारे सामने नहीं आई। जैसा कि शैलवाला जी ने भी संयोग से फेसबुक की पोस्ट में कबीर का हवाला दिया था और अपने भी दिया था कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भोई धरे तब बैठे घर माए। तो कबीर कहते हैं कि शीश उतारने का मतलब गर्दन कटा के रखने का नहीं है, उसका आशय यही है कि हमारा जो अभिमान है, हमारा कोई घमंड है, हमारी कोई वैचारिक बाध्यता है, तो उसे हटाकर सारे बंधनों को तोड़कर प्रेम के घर में बैठना है। तो हम दोनों ने अपने अपने शीश उतार कर रख दिए हैं, अब हम दोनों प्रेम के घर में बस रहे हैं। बिल्कुल। शैलवाला जी, आप इंदौर से हैं और मुझे घटना याद आ रही, मैं भी इंदौर ही रहता हूँ। कोरोना के काल में यहाँ पर इंदौर में एक डॉक्टर मैम है और डॉक्टर सब थे, उन्होंने ज्यादा उम्र में ही शादी की। वजह ये रही थी कि कोरोना में उनके माता पिता की डेथ हो गई थी और लोगों को लगा कि इतनी उम्र में, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें समाज में जो लोग मन मसोस के रह जाते हैं कई बार समाज की वजह से, परिवार की वजह से, तो आप क्या लगता है कि उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है, हमें अकेलापन लगता है कि जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे विचारों को समझे, हमें समझे, चाहे फिर वो भले उम्र कोई भी उम्र क्यों ना हो, क्योंकि हम समाज में देखते हैं कई बार लोग चाहते हैं लेकिन कदम नहीं उठा पाते, समाज की वजह से, परिवार की वजह से। जी गिरिराज जी, सही कहा आपने। अभी हमारा समाज जिस अवस्था में है वहाँ ये सब चीजें समाज के लिए बहुत मायने रखती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन वर्जनाओं को तोड़ने के लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। और ये निहायत एक व्यक्तिगत मामले होते हैं। जिस उम्र में जब भी, जैसा भी डॉक्टर पाठक ने कहा है कि
शादी ब्याह के लिए कोई उम्र नहीं है। जब आपको लगता है कि उचित अवसर है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बेटियां भी आजकल इसी तरीके से अपना करियर बनाने में लगी हुई हैं, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। तो कई ऐसी बेटियां हैं, लड़कियां हैं जो युवावस्था में शादी के बंधन में नहीं बंध पा रही हैं। जो हम एक आदर्श उम्र मानते हैं, हमारा समाज जिसे मानता है कि भाई 25, 26 या 30 वर्ष की आयु तक विवाह हो जाना चाहिए, कई लड़कियां नहीं कर पा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ये विवाह है उन बेटियों को भी प्रेरणा देगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब अपने मन मुताबिक योग्य साथी मिले आप तभी विवाह कर सकते हैं। हर समय उचित समय है। सभी समयों को परमेश्वर द्वारा बनवाया गया है और आप आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। यही हमारा संदेश भी है सभी को। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश जी, आप जो है जैसा कि बताया कि विधि विधान से आगे शादी भी करेंगे। अभी जो समय चल रहा है वो जो है जो कहना चाहिए ग्रहों के हिसाब से या धर्म के अनुसार, जैसा कि हमने पढ़ा। क्या लगता है डॉक्टर राकेश पाठक उतना समय आने वाले समय में भी कार्यक्रमों के लिए निकाल पाएंगे या शादी के बंधन के बाद थोड़े से व्यस्त हो जाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि आप इतना समय देते हैं, इतना लिखते हैं, जिसके लिए वाकई पढ़ना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि एक आर्टिकल के लिए। तो आने वाले समय में जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतनी बेबाकी के साथ समय समय पर सुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे, डिबेट में देख पाएंगे? गिरिराज, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले एक बहुत अच्छा विषय जी शैल जी ने छेड़ा है, बेटियों का। हमारे इस रिश्ते और इस आगे इतने बड़े निर्णायक फैसले में हमारी अपनी जो बेटियां, मेरी जो बेटियां हैं सौम्या और शची जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वे लगातार मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रही थी कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि हमारी शैलबाला जी से मित्रता है, संयोग से किसी एक अवसर पर शैलबाला जी ने मेरे जन्मदिन पर केक और गिफ्ट भेजा था मेरे घर पे ग्वालियर। तो हमारी बेटी ने वो देख लिया, तो उसने पूछा, पापा ये कौन है जो आपके बर्थडे पे गिफ्ट भेज रही हैं? नाम लिखा ही था सेंडर, भेजने वाले का। तो ऐसे जब हमारी बेटियों को मालूम हुआ कि हमारी मित्रता है, औपचारिक मित्रता है, हम एक अधिकारी और एक पत्रकार की मित्रता है, लेकिन जब बेटियों को पता लगा कि शैलबाला जी अविवाहित हैं, अपने पारिवारिक दायित्वों से, भाइयों और परिवार के सब दायित्वों से मुक्त हो चुकी हैं, तो बेटियों ने कहा कि पापा उनसे बात करिए, आप प्रपोज करिए। बेटियों ने मुझसे कहा कि आप उन्हें अपने प्रेम का प्रस्ताव रखिए, उनसे पूछिए, अगर वे तैयार हो तो शादी करें आप दोनों। तो बेटियों का जो इस पूरे प्रकरण में योगदान है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद भी जब छोटी बेटी की सगाई का अवसर था, उस पूरे सुखद अवसर पर दोनों बेटियों ने माइक पर आकर, शैलबाला जी वहां मौजूद थी और कोई इन्हें जानता नहीं था, पूरे खानदान में हमारे सारे लोग मौजूद थे, बेटियों ने अनाउंस किया कि ये मौजूद है, इनका पूरा परिचय दिया, मुझसे कहा कि पापा आप हाथ पकड़ के उनको लेकर आए और सब परिचय कराएं पूरे परिवार से। तो ये जो समाज में अच्छा संदेश जा रहा है, बेटियां समझती हैं कि अब उनकी मां नहीं है, वे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, उनकी शादियां हो जाएंगी, उनका अपना हो गई, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, छोटी बेटी की होने वाली है, सगाई हो चुकी है। ये बहुत अच्छा संदेश है। मैं चाहता हूं कि बाकी भी समाज में ऐसे जो लड़के या लड़के, बेटे या बेटियां जो भी हैं, अगर उनके माँ या उनकी पिता ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हों जैसी परिस्थितियों से शैलबाला जी या हम गुजर रहे थे, तो वे अपने माता पिता के ऐसे किसी भी निर्णय में साथ खड़े हों, उन्हें प्रेरित करें कि वे अपना जीवन जिएं। जिंदगी कभी रुकती नहीं है, शो मस्ट गो ऑन। कोई भी नाटक का जब पर्दा गिरता है, पटाक्षेप होता है, तो हमेशा के लिए नाटक समाप्त नहीं होता। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने जिस तरह से कहा था ना कि जिंदगी एक रंगमंच है, इस पर नाटक चलते रहते हैं, तो जिंदगी भी एक नाटक है, इसको चलते रहना चाहिए आखिरी सांस तक। तो एक तो ये बात। अब आपने जो प्रश्न किया कि हम अगर वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे तो मेरा लिखना, पढ़ना, बोलना, गिरिराज आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 1.5-2 सालों से हम लोग जब से जुड़े हुए हैं, मैं अपने काम के प्रति जितना समर्पित और लगनशील हूं, उसमें बहुत बड़ी प्रेरणा शैलबाला जी की है। ये मुझे इतना टोकती हैं कि आज आपको शो बनाना है। कई बार तो ये मुझे सुझाव देती हैं, दिन में मान लीजिए इन्होंने गूगल पे कोई घटना या कोई विचार देख लिया, कोई विषय देख लिया, तो ये मुझे व्हाट्सएप करके कहती हैं आज आप इस पर शो बना सकते हो, या आज इस पर डिबेट कर लीजिए, इस पर आप कुछ लिखोगे क्या? आज मैं एक किताब लिख रहा हूं, उसमें लगा हुआ हूं, उसके पीछे भी इन्हीं की प्रेरणा है। लगातार मुझे, अगर मैं कहूं तो कोचती रहती हैं, आज कितना लिखा, कितने पेज लिखे, बताइए मुझे। तो हम जब पूरे पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में आ जाएंगे, आ ही चुके हैं, तब भी मेरा लिखना, बोलना, पढ़ना रुकेगा नहीं, क्योंकि पत्रकारिता मेरा इश्क है।
मेरा जैसे ये मेरा इश्क है, ऐसे ये जानती है कि पत्रकारिता मेरा प्रेम है, लेखन मेरी मोहब्बत है, तो उससे कभी बाधा न ये बनेगी। उसके साथ साथ ये खुद भी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी में है, इनके पास तो मुझसे ज्यादा काम है। एडिशनल सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश शासन में, मंत्रालय में, इतनी फाइलों का ढेर इनके पास लगा रहता है। आप जानते हैं अधिकारियों के पास कितना काम होता है, तो इनका काम भी नहीं रुकेगा। इन्हें कहीं अभी देखिए अगले कुछ महीनों में दूसरे राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ये फिर इलेक्शन ऑब्जर्वर बन के भारत सरकार की तरफ से जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता ना कि आप मेरे साथ में तो चुनाव कराने नहीं जाएंगे। ये अपने हर दायित्व को और पहले से बेहतर तरीके से निभाएंगे। मुझे भी गर्व होगा कि मेरी पत्नी अपने दिए गए सामाजिक शासकीय दायित्व को अच्छी तरह निभाती है। बिल्कुल। तो ये हम दोनों के काम में कहीं बाधा नहीं बनेगा, और मुझे तो ऐसा लगता है जी कि हम एक दूसरे के लिए प्रेरक, कैटलिस्ट का काम करेंगे, प्रेरक का काम करेंगे एक दूसरे के लिए, और कर ही रहे इतने दिनों से। बिल्कुल। और शायद जिंदगी ने और ईश्वर ने, प्रकृति ने, आप सबकी दुआओं ने साथ दिया, तो हम आने वाले दिनों में और बेहतर समाज को प्रतिदान करेंगे। हमें समाज ने जो प्रेम दिया, हमारे इस फैसले में जिस तरह से समाज ने हमें सराहा है, अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है कि समाज निराश न हो इस रिश्ते के बाद कि हम अपने अपने काम से, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गए। बिल्कुल। तो हम समाज को इसके एवज में वापस इससे ज्यादा देकर जाएंगे इस दुनिया से। शैलवाला जी, एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे इस रिश्ते को इस मुकाम तक पहुंचाने में हम दोनों परिवारों के बच्चों का बहुत अहम रोल रहा है जी। सौम्या शची ने जो हमको प्रेरित किया और आगे बढ़ाया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके अलावा मैं बताऊं आपको कि मेरे घर में भी सेतु मेरा भतीजा ही बना था। जी। मैंने ये बात, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं और पिताजी रहे नहीं, पिताजी करीब 30 बरस पहले नहीं रहे थे, तो बड़े भाई जो मेरे हैं वो हमारे पिता के समान है। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे सीधी बात कर सकूं, तो मैंने अपने भतीजे को सेतु बनाया। मैंने उसको बताई तो वो इतना खुश हुआ, उसने गले लगा लिया, अरे बुआ कैसी बात कर रहे हो, मैं पापा से बात करूंगा। उस बच्चे ने पापा से बात की उसके, और फिर वो अपने पापा को लेके अपने चाचा चाची के घर गया, वहां बात की, और सारे परिवार ने बिना कुछ सोचे एक क्षण में हमारे रिश्ते को स्वीकृति दी। बिल्कुल। विराज, ये देखिए दोनों परिवार बहुत सुलझे हुए हैं जी। जब मैं इंदौर गया, इनके दोनों बड़े भाइयों से आशीर्वाद लेने, भाभियों से, बच्चों से, भतीजियां इनकी तीनों इतनी खुश हैं। ये नई पीढ़ी के साथ साथ बड़ी बात यह है कि देखिए बड़े भाई साहब दोनों उम्र में बड़े हैं हमसे भी, दोनों ही, लेकिन उन्होंने मुझे जितना स्नेह दिया, जिस तरह से लिया, वैसा ही मेरे भी परिवार में, मेरे भाई बहन, मुझसे बड़ी तीनों बहनें, तीनों जीजाजी, और सबसे बड़ी एक इसमें पूरा एक कैरेक्टर छूटा जा रहा है, जैसे सिनेमा में कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं ना, सीनियर, ऐसे हमारी दोनों की फिल्म में हमारे बच्चों की नानी यानी प्रतिमा जी की माँ, वो करीब करीब 80 साल की उम्र में पहुंचने वाली हैं जी। आप विश्वास कीजिए, इतनी 3 पीढ़ी पहले की वो महिला है, उन्होंने सबसे ज्यादा शैलवाला जी को कलेजे से लगाया, उन्होंने पलकों पे उठा लिया एक तरह से। उन्होंने कहा आप मेरी बेटी हैं आज से, वो इतनी खुश हुई। आज कल्पना नहीं कर सकते उस उम्र के लोग, दिमाग में कितनी तरह की बातें हो सकती हैं कि धर्म अलग है, या इन्होंने अब तक शादी नहीं की थी, या अब ये क्यों शादी कर रहे हैं, मेरी बेटी तो इनके साथ 25 साल से थी। इसके उलट उन्होंने इतना स्वागत किया कि शायद नई पीढ़ी के लोग भी नहीं कर पाएंगे। हम दोनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो दोनों परिवारों के बच्चे और बूढ़े सब हमारे साथ हैं, सबका आशीर्वाद हमारे साथ। बिल्कुल। शैलवाला जी, जिस तरीके से आपने बातें बताई और डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बताई, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी इस कार्यक्रम को देखेगा, आपकी कहानी सुनेगा, जो मन में डर रहता है वो डर निश्चित रूप से दूर होगा और हिम्मत जुटा पाएगा। जैसे आपने कहा कि सेतु का काम किया, तो जो भी लोग सोच रहे होंगे कि हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, वो निश्चित रूप से किसी न किसी को सेतु बनाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज हमें और मालूम चली इस चर्चा से कि जैसा कि डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कहा कि मैं जो काम करता हूं उसमें एक तरफ कहना चाहिए कि पीछे से जो फोर्स है वो आप लगाती हैं, और हमने मान लिया कि बीते कुछ महीनों में राकेश पाठक जी बड़े बड़े मंच पर कार्यक्रम बना रहे हैं, HW न्यूज और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो हमें समझ में आ गया कि उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल इनका ही हाथ है। इतने बड़े मंच पर नहीं, पाठक साहब की मेहनत और उनकी लगन तो है ही, बस मैं थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने का हौसला देने का प्रयास करती हूँ। जी। गिरिराज, मैं आपके सरल टॉक के जरिए एक वादा अभी सार्वजनिक रूप से इनसे लेना चाहता हूँ जी। आपने अगर इनकी वॉल पर देखा होगा तो एक सीरीज लिखती हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, जिससे मैं प्रभावित हुआ था जी। आमी एक जाजाबोर, यानी मैं एक यायावर हूँ जी, असमिया भाषा का शब्द है ये जी। तो मैंने इनसे जब से इनकी सीरीज वो मैंने पढ़ी,
शुरू में ही जैसे ही हमारे रिश्ते थोड़े अनौपचारिक हुए, मैं अधिकार से इनसे बोलना शुरू हुआ, तो मैंने इनसे कहा कि आपको ये लगातार सीरीज लिखना है और इसकी किताब आना चाहिए जल्दी से जल्दी, इस साल के अंत तक या अगले साल तक जी तो मैं चाहूंगा आप भी इनसे ये वादा लें जी कि इनकी किताब आमी एक जाजाबोर जल्दी से जल्दी आए और उसको लिखना ये जारी रखें, और जब वो किताब आएगी तो सरल टॉक पर हम फिर उस किताब पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, आपने हमें इस लायक समझा। मैम, इस मंच के माध्यम से जो सर ने कहा, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मेरा प्रयास जारी है, और अब तो मेरे साथ इतनी बड़ी प्रेरणा भी है, तो दिन में कम से कम एक बार तो ये इस बात को बोलते ही हैं कि वो आमी एक जाजाबोर को कंप्लीट करना है, तो कुछ थोड़ी और उसकी सीरीज लिख के मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रॉमिस को मैं निभा सकूं कि इस साल के अंत तक अपनी पुस्तक ले आऊं। बिल्कुल। और उसमें जो भी उसका श्रेय होगा वो डॉक्टर पाठक को ही होगा। जी, और साथ ही साथ हम एक वादा और लेना चाहेंगे डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे और मैम आपसे भी, कि जब भी आप इंदौर आएंगे, तो अभी तो हम जूम से कनेक्ट हुए हैं कार्यक्रम में, फेस टू फेस हम कार्यक्रम करेंगे, ये वादा भी हमसे कीजिए कि जब भी आप आए, तो डॉक्टर राकेश पाठक जी से हम पहले कर चुके हैं इंदौर में भी, तो साथ में जो है हम फेस टू फेस कार्यक्रम कर सकें और लोगों को और कुछ ना कुछ सीखने को उससे मिले। बिल्कुल 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 आएंगे। तो दर्शकों, बिल्कुल। और गिरिराज, मैं आपके एक बहुत बड़े काम को एक बार फिर रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं कि जब साबरमती में बापू के आश्रम में मुझे 2 बार वहां पर हिरासत में लिया गया था, वहां से लौटने के बाद आप पहले व्यक्ति थे गिरिराज जिसने मेरा बहुत विस्तृत साक्षात्कार किया था, मेरा इंटरव्यू किया था, उसके बाद देश दुनिया ने उस पूरी घटना को जाना था। तो एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इसके जरिए। और अब आप अपने शो को क्लोज करें उससे पहले मैं एक शेर जरूर पढ़ना चाहूंगा। आप देखते हैं मेरे हर शो में आखिर में एक शेर होता है जी। तो शैलवाला जी की बौद्धिकता जो है, इनका जो बौद्धिक स्तर है, इनके पास विचारों की जो स्पष्टता है जी, इसके लिए मुझे एक शेर कल ही मिला, किसी ने मेरी पोस्ट पर किसी ने डाला है, फरहत एहसास बहुत बड़े शायर हैं, जी जी जी, उनका शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मिला है अब के मुझे, मिला है अब के ऐसा पढ़ा लिखा महबूब, मिला है अब के ऐसा पढ़ा लिखा महबूब जो मेरे दिल के बराबर दिमाग रखता है। बहुत खूब। तो फरहत एहसास ने तो कहा दिल के बराबर दिमाग रखता है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये मुझसे ज्यादा दिमाग रखते हैं। जी, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर राकेश पाठक जी और शैलबाला मार्टिन जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो भी दर्शक ये कहानी सुनेंगे कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा का काम करेगी, जो भी लोग सोचते हैं जीवन में आगे बढ़ने की। और साथ ही साथ अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि जब भी आप इंदौर आएंगे फिर से हमारे जो है मंच पर आप हमारे बीच में होंगे। दर्शकों, मुझे और डॉक्टर राकेश पाठक जी को और शैलबाला मार्टिन जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।